तो कल हम क्या पढ़े थे, ये बता दो। कल हमारी कौन सी क्लास हुई थी, क्या टॉपिक हुए थे? गुड मॉर्निंग राहुल। मैं भी ठीक हूँ अभय। लोकल विंड हम कल पढ़ रहे थे ना, लोकल विंड पढ़ रहे थे, है ना? तो लोकल विंड पढ़ रहे थे, तो एक बात बताओ, लोकल विंड से आपसे स, हाँ, तो लोकल विंड से आपसे थोड़े बहुत सवाल भी कर लिए जाए तो आप बताने के योग्य हैं, मतलब आप बता सकते हैं। बोलिए। चलो ठीक, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। लोकल विंड से हम कुछ सवाल करते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे जो भी टॉपिक हमारा बचा है। लोकल विंड, है ना? लोकल विंड से कुछ सवाल आप बताएंगे, ध्यान से देखो। जो मान लेते हैं ये कोई पर्वत हो, मान लेते हैं ये कोई पर्वत हो, इस पर्वत से कोई भी हवा ऐसे नीचे की तरफ उतर रही है, ये विंड जो है ये नीचे की तरफ उतर रही है, ये वायु नीचे की तरफ उतर रही है। आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि इस विंड में कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा। एडियाबेटिक हीटिंग, एडियाबेटिक कूलिंग, डायाबेटिक हीटिंग या डायाबेटिक कूलिंग, जल्दी बताओ। ठीक से बताओ यार। अभय का जवाब सही आया, आलोक का जवाब गलत है। फिर आप लोगों का आलोक क्यों, कूल विंड क्यों होगी? अरे भाई, आप कल का जो पढ़ाया गया था उसे एक बार देखिए तो। हाँ, विकी का जवाब सही है, एडियाबेटिक हीटिंग होगा। आप ऐसे सोचो, जब ऊपर से हवा आएगी, ये एयर है, ये एयर है, ऊपर से आ रही है तो जाहिर सी बात है वो सिकुड़ेगी, जाहिर सी बात है सिकुड़ेगी। और जब हवा सिकुड़ेगी तो अगर जो यहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो यहाँ 15 हो सकता है, यहाँ 20 भी हो सकता है। मतलब ये जो हवा आ रही है ये पर्वत के ऊपरी भाग से आ रही है, तो जाहिर सी बात है इसमें हीटिंग का प्रोसेस होगा, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। और ऊपर से नीचे की तरफ आने वाली हवाएं जाहिर सी बात है गर्म हो जाती हैं, आपको बताया ही गया था, है ना? हाँ, है ना? अल्फाज, हाँ। तो ये तो बताया ही गया था। बातें समझ में आ रही हैं? तो ऐसे ही समझना है। दूसरा देख लो, दूसरा आपसे पूछा जाए, ध्यान से समझना, आपसे ऐसे मिलाने के लिए पूछ लिया जाए। एक तो कर दिया गया ऐसे, उत्तर भारत, ए, बी, सी, डी, उत्तर भारत कर दिया गया। दूसरा कर दिया गया आपसे, दूसरा कर दिया गया ग्रेट बेसिन ऑफ यूएसए। तीसरा कर दिया गया कैलिफोर्निया। चौथा कर दिया गया वेस्ट बंगाल। फिर इधर एक कॉलम कर दिया गया, 1, 2, 3 और 4, मान लिया इधर कर दिया गया। एक तरफ लिख दिया गया चिनुक, दूसरे वाले पर लिख दिया गया काल बैसाखी, तीसरे वाले पर मान लेते हैं लिख दिया गया आपका लू, चौथे वाले पर लिख दिया गया सांता अना। अब आपको बस क्वेश्चन में यही देना है कि इसका मिलान करें, सही मिलाएं। तो बताओ, अगर जो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप क्या बता दोगे? इसका आंसर यहां बताएंगे आप। आंसर ए का कहां मिलाएंगे? अच्छा, आलोक का जवाब है पहले का 3। तो बेटा मैं दूसरे पेन से मिला रहा हूं, आप लोग एक एक करके बोला करो, मैं मिलाता चला जाऊं। पहले उत्तर भारत में क्या चलती है? लू चलती है। तो पहले का आपने बताया 3, आलोक ने भी बताया, हुखैरी ने बताया, अभी अभय ने भी बताया, है ना? अल्फाज ने भी बताया 1 का 3। चौथे का 1 बताया। चौथे का कैसे? चौथे का 1, नहीं नहीं, 4-1 कैसे, ऐसे कैसे होगा? बी का क्या बताया? बी का पहला। तो बी का किसने पहला बताया? बी का बताया पहला अभय ने बताया, है ना? तो बी का पहला अभय ने बताया।
बी का पहला बताया गया, तो बी का ऐसे कर दोगे, ये पहला आपको भी पता है चिनूक कहाँ चलती है, ग्रेट बेसिन में, यूएसए के। फिर से सी का चौथा आलोक ने बताया, सी का चौथा बताया गया यहाँ सांता अन्ना कैलिफोर्निया में चलती है। और फिर एक ही बचा डब्ल्यू बी, मतलब वेस्ट बंगाल। हाँ? वेस्ट बंगाल का दूसरा होगा, वेस्ट बंगाल का कौन सा होगा, दूसरा, है ना, ये वेस्ट बंगाल का दूसरा, वेस्ट बंगाल का दूसरा होगा, डी का दूसरा होगा। हाँ, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो ना, क्वेश्चन को समझो, ठीक है, क्वेश्चन को आप समझिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये कठिन से कठिन क्वेश्चन हुआ, ऐसे मिलाने के लिए देगा, ये कठिन से कठिन क्वेश्चन हुआ। चलो, तो हम लोगों ने कर लिया था क्या, हम लोगों ने कर लिया था नॉर्थ अमेरिका का, फिर हम लोगों ने कर लिया था साउथ अमेरिका का, फिर उसके बाद आज हमें करना है यूरोप और अफ्रीका। देखो ध्यान से, यहाँ आपको ये मैप मैं आज दे दूंगा, इसमें कुछ चीजें बताई गई हैं, कुछ चीजें बताई गई हैं, और कुछ चीजें बताई गई हैं हवाओं के बारे में। आज हम यूरोप की हवाएं करेंगे और अफ्रीका की हवाएं करेंगे। यूरोप अफ्रीका मतलब ये पूरा वर्ल्ड हम ले लेंगे इधर वाला। तो ध्यान से देखो, यूरोप, यूरोप और अफ्रीका, यूरोप की दो प्रमुख हवाएं हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेवेंट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, दो हवाएं समझनी है हमें, एक तो फॉन, एक तो मिस्ट्रल। एक फॉन एक मिस्ट्रल, दोनों की दोनों वार्म विंड है ना, दोनों की दोनों वार्म विंड है। ये एक कूल विंड है जिसे बोरा बोलते हैं, ये एक कूल विंड है जिसे बोरा बोलते हैं। हाँ बेटा, इंडिया में दो ही लोकल विंड है, एक मॉनसून को भी कहा जाता है, लेकिन मॉनसून लोकल विंड नहीं कहा जाएगा, मॉनसून का एक पैटर्न होता है ना, इसलिए मॉनसून को लोकल विंड नहीं कहा सकता। तो देखो, यूरोप की एक हवा है, यूरोप यूरोप की एक हवा है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल, ये मिस्ट्रल चलती है फ्रांस वाले एरिया में, ये वार्म विंड है। ये ये आपकी सांता आना जैसी है, सांता आना जैसी मैंने लिखा, इसका मतलब बताओ, है ना, इसका मतलब बताओ, सांता आना जैसी, सांता आना को आप पढ़े हो, पहली चीज। एक मिनट, मैंने बोला सांता आना जैसी, सांता आना आप पढ़े हो। कैलिफोर्निया में एक हवा चलती है जिसे कहते हैं सांता आना। फिर से मैं कह रहा हूं, कैलिफोर्निया में एक हवा चलती है जिसे कहते हैं सांता आना। और ये सांता आना हवा ये फसलों को नुकसान करती है। तो ठीक ऐसे ही मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल फ्रांस में रसदार फलों को बड़ा नुकसान करती है। फ्रांस में रसदार फलों को नुकसान करती है, फ्रांस में ये रसदार फलों को नुकसान करती है। हाँ, जूस फ्रूट को बहुत ज्यादा नुकसान करती है। ऐसे ही एक हवा है फान, देखो ध्यान से, ये है फान। तो इटली के क्षेत्र में आपका एक हवा चलती है, इटली, फिर आपका ऑस्ट्रिया से लेकर हवाएं चलती हैं, उसे कहा जाता है फॉन। फॉन, ये भी एक गर्म पवन है, ये भी एक गर्म पवन है, ठीक है, ये भी एक गर्म पवन है, इसके बारे में बहुत ज्यादा देखना नहीं होता। फिर से देखो, ये बोरा, बोरा एक कूल विंड है, ये जो बोरा है ये एक कूल विंड है। साइबेरिया और साइबेरिया के क्षेत्रों में दो हवाएं चलती हैं, एक ही हवा है, उसे कहें मिडिल साइबेरिया में इसे काराबुरान कहते हैं, और नॉर्दर्न साइबेरिया में तुंद्रा रीजन में इसे बुरान कहते हैं। तो देखो, काराबुरान और बुरान ये रूस के साइबेरियाई क्षेत्र की हवाएं हैं।
और ये दोनों की दोनों कूल विंड है, दोनों की दोनों ठंडी पवने हैं, दोनों की दोनों कैसी पवन है, ठंडी पवन है। तो इतनी बातें हो गई। अब हमें मेनली जो पढ़ना है वो पढ़ना है अफ्रीका, अफ्रीका वाला पढ़ना है। तो यहां देख लो, अफ्रीका का देखते हैं हम। ध्यान से देखना बेटा, मैप ध्यान से देखना, बस जो मैप बनाए जा रहे हैं उसे ध्यान से देखना है आपको। तो ऐसे अफ्रीका का मैप, यहाँ है आपका सिनाई पेनिसुला, यहाँ है आपका ये इजिप्ट वगैरह वाला रीजन, ये यहीं से आपका ये मोरक्को, ये फ्रांस, एड्रियाटिक सी, और ये आपका ऐसे बढ़ा हुआ है इटली, एड्रियाटिक सी से लेकर ये जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, ये सारा रीजन, ये वाला क्षेत्र। तो ये है यूरोप। ये जो हॉर्न के जैसा बढ़ा है यहाँ है एपनाइन पर्वत, ये है इटली। ये साउथ में आप जो देख रहे हो ये है अफ्रीका। अफ्रीका में यहाँ ऐसे ये पूरा रीजन है सहारा रेगिस्तान। ये पूरा रीजन किसका है, सहारा रेगिस्तान से है। कौन, इटली ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया में चलती है, इटली ऑस्ट्रिया से लेकर चलती है। तो देखो ये सहारा रेगिस्तान, ध्यान से समझना, दिशाओं को समझना, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। यहां सहारा रेगिस्तान से एक हवा चलती है जो ये चली जाती है मिस्र तक, नंबर 1। तो यहां नंबर 1 मैंने लिखा, नंबर 1। हवा का नाम क्या, ये कहां से चलती है, सहारा रेगिस्तान से। कहां से चलती है, सहारा रेगिस्तान से। कहां तक चलती है, मिस्र तक। कहां तक चलती है, मिस्र तक। इसका नाम खमसिन। इस लोकल विंड का नाम खमसिन। तो सहारा रेगिस्तान से साउथ वेस्ट दिशा से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलने वाली नाम क्या है, खमसिन। और ये कहां से चलती है, सहारा रेगिस्तान से मिस्र की तरफ चलती है। तो ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। खमसिन एक वार्म विंड है। खमसिन एक वार्म लोकल विंड है। कौन सी विंड है, वार्म लोकल विंड है, मतलब गर्म पवन है। खमसिन एक गर्म पवन है। हाँ यही जिब्राल्टर है, देखो यहाँ जिब्राल्टर, अमन ये जिब्राल्टर है। खमसिन एक गर्म पवन है। फिर से देखो, नंबर दूसरा, दूसरी पवन, दूसरी पवन यहां सहारा रेगिस्तान से चलती है और ऐसे होते हुए यहां भूमध्य सागर में इंटर कर जाती है। और भूमध्य सागर होते हुए ये चली जाती है यहाँ इटली में। और इटली कैसे, यहाँ है एपेनाइन पर्वत, इटली में यहाँ है एपेनाइन पर्वत। एपेनाइन पर्वत। तो ये जो हवा जा रही है ये आपका दूसरे नंबर वाली, ये हवा भूमध्य सागर से, ये हवा जाती है भूमध्य सागर से, पानी लेती है और इस एपेनाइन पर्वत से टकराकर इटली में बारिश करती है। इस एपेनाइन पर्वत से टकराकर इटली में बारिश करती है। तो दूसरा देखो, दूसरी भी हवा कहां से चली, सहारा रेगिस्तान से चली। और ये सहारा रेगिस्तान से हवा कहां तक चली जा रही है, इटली तक चली जा रही है दूसरी हवा।
सहारा रेगिस्तान से हवा कहां तक चली जा रही है? इटली तक चली जा रही है दूसरी हवा। देखो इस हवा का नाम, ये हवा सहारा रेगिस्तान से चलती है, सहारा रेगिस्तान से यहां से ये हवा ले लेती है लाल बालू। यहां से ये हवा ले लेती है लाल बालू के कण। फिर आगे जब ये हवा पहुंचती है तो भूमध्य सागर से ले लेती है पानी। भूमध्य सागर से पानी ले लेती है। फिर ये टकरा जाती है एपनाइन पर्वत। एपनाइन पर्वत से टकराकर ये वर्षा करती है। ये जो हवा है जो इटली से लेकर ये सहारा रेगिस्तान तक चल रही है, इसका नाम है सिराको। सिराको हवा के कारण इटली में होने वाली बारिश, इटली में जो वर्षा होती है, इटली में वर्षा में ये लाल बालू के कण गिरते हैं। लाल बालू के कण गिरते हैं, इसीलिए इसे ब्लड रेन कहा जाता है। तो सिराको हवा के वर्षा, सिराको हवा के द्वारा इटली में होने वाली बारिश को, फिर से मैं कह रहा हूं, सिराको हवा के द्वारा इटली में होने वाली बारिश को ही ब्लड रेन कहा जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना। सिराको हवा के द्वारा इटली में होने वाली बारिश को ही क्या कहा जाता है? ब्लड रेन कहा जाता है। ब्लड रेन इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि लाल बालू के कण जो सहारा रेगिस्तान से उड़ के भूमध्य सागर होते हुए इटली में जाते हैं, यही लाल बालू के कण एपनाइन पर्वत के पश्चिम की तरफ या इटली, पश्चिमी इटली में बारिश होती है, जिससे ये ऐसा देखने से लगता है कि खून की बारिश हो रही है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ब्लड रेन वाली हवा, या आप कह सकते हो सिराको। और ये सिराको पवन चलती किधर से किधर है? ये चलती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये चलती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो मैंने आपसे कल एक बात बताई थी कि मैं एक बार उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लिमिटेड में बस में जा रहा था। मैं 15 रुपए की किताब इसलिए खरीद लिया था, कई साल पहले की बात है। 15 रुपए की किताब सिर्फ इसलिए खरीद लिया था कि भाई हमें पता चल सके। उसमें बेचने वाला बोल रहा था लीजिए 15 रुपए में आप जानिए पूरे विश्व में खून की वर्षा कहाँ होती है। तो खून की वर्षा नहीं होती बेटा, वो खून की बारिश नहीं, वही लाल बालू के कण जो सहारा रेगिस्तान से जाते हैं, वही क्या होते हैं? वही नीचे टपकते हैं। इसीलिए इसे ब्लड रेन कह दिया जाता है आम बोलचाल की भाषा में। एक बात देख लो, सिराको भी बेटा आपको पता है एक वार्म विंड है, वार्म विंड है। अगला देख लो, नंबर तीसरा। देखो नंबर तीसरा, यहां एक हवा जाती है और यहां तक चली जाती है। अफ्रीका से सहारा रेगिस्तान से निकलने वाली जितनी भी हवाएं हैं, आप ये समझ लेना, सहारा रेगिस्तान से निकलने वाली जितनी भी हवाएं हैं सबकी सब गर्म है। फिर से मैं कह रहा हूं, सहारा रेगिस्तान से निकलने वाली जितनी भी हवाएं हैं सबके सब गर्म पवन है। ठीक, तो तीसरा देखो, ये भी कहां से निकलती है? सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान से निकल जाती है लीबिया की तरफ। सहारा रेगिस्तान से ये हवा निकल जाती है लीबिया की तरफ। इसका नाम क्या है? गिबिली। इसका नाम क्या है? गिबिली। सहारा रेगिस्तान से लीबिया की तरफ जाने वाली एक वार्म विंड, एक वार्म लोकल विंड जिसका नाम गिबिली है। और ये किधर से किधर यात्रा करती है? आप दिशाओं को देख लो, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्टर्न पार्ट, ये वेस्टर्न पार्ट।
तो ये यात्रा करती है इधर से इधर की तरफ, मतलब साउथ ईस्ट से कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट की तरफ। फिर से अगला जाओ, फिर से मैप पे आ जाते हैं। देखो, एक हवा है, बड़ी इंपॉर्टेंट हवा है, सहारा रेगिस्तान से। देखो, ये सहारा रेगिस्तान से गिनी तट की तरफ आती है, नंबर चौथा। सहारा रेगिस्तान से ये गिनी तट की तरफ आती है। गिनी, गिनी एक देश है, गिनी तट की तरफ आती है, इधर आती है, ठीक है, गिनी तट की तरफ आती है। इस हवा के कारण, पहले तो ध्यान से सुन लीजिए, इस हवा के कारण गिनी तट पर जितनी भी ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी, वो सब खत्म हो जाती है। देखो, मैंने ह्यूमिडिटी लिख के काट दिया, मैं ह्यूमिडिटी लिख के यहां काट दिया हूं। इसका मतलब इस हवा के कारण इस तट पर, पापुआ न्यू गिनी नहीं बेटा, पापुआ न्यू गिनी तो ऑस्ट्रेलिया के पास है। इस तट पर, अफ्रीका में एक देश है गिनी, तो इस तट पर, इस गिनी के तट पर जितनी भी ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी का मतलब एटमॉस्फेयर में जलवाष्प की संख्या, या एटमॉस्फेयर में जलवाष्प की मात्रा, वाटर वेपर का आप कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर, जलवाष्प की मात्रा कितनी है, वाटर वेपर का कंटेंट कितना है एटमॉस्फेयर में, उसी को कहा जाता है ह्यूमिडिटी। तो इस हवा के कारण गिनी तट पर लगभग लगभग ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है और मौसम बहुत सुहाना हो जाता है। इसीलिए इस हवा को डॉक्टर विंड कहा जाता है। और इस हवा का नाम देख लो, इस हवा का नाम भी। तो नंबर चौथे प्रकार की जो हवा हमने देखा, ये चौथे प्रकार की हवा, देखो दिशाओं भी, दिशा दिशा भी मैं ध्यान से देख रहा हूं, यहां से निकलती है सहारा रेगिस्तान से, सहारा रेगिस्तान से साउथ वेस्ट की तरफ, और कहा, गिनी तट, किसकी तरफ आती है, गिनी तट। और ये गिनी तट पर आती है, तो गिनी तट पर सारी आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ये सारी खत्म कर देती है। क्यों? क्योंकि ये एक वार्म लोकल विंड है, वार्म लोकल विंड है। इसका नाम, इसका नाम है हरमट्टन, इसका नाम है हरमट्टन। ध्यान से समझना, इस गिनी तट पर सारी ह्यूमिडिटी खत्म हो जाने से यहां जो रोगी होते हैं, वो रोगी ठीक होने लगते हैं। मतलब सहारा रेगिस्तान से चलने वाली इस हवा के कारण गिनी तट पर ह्यूमिडिटी वातावरण से खत्म हो जाती है, जिससे वहां के रोगी ठीक होने लगते हैं। इसीलिए हरमट्टन को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। इसीलिए हरमट्टन को क्या कहा जाता है, डॉक्टर विंड कहा जाता है। ये सहारा रेगिस्तान से गिनी तट पर चलती है, और सहारा रेगिस्तान से अगर जो गिनी तट पर चलती है, तो जाहिर सी बात है, देखो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये चलती है कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट से किधर, साउथ वेस्ट की तरफ। यही तो हुआ, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलती है। ध्यान से देख लो, और पिछला देख लो, यहां एक हवा चलती है साउथ अफ्रीका के पास, साउथ अफ्रीका में, जिसे हम कह सकते हैं ये नंबर 5 हवा है, इसे कहते हैं बर्ग। ये भी वार्म विंड है, इसे क्या कह दिया जाता है, बर्ग। ये वार्म विंड है। तो आपको अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना था, अफ्रीका के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल आपको बता दिया है ना। पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी के बारे में बता दिया है मैंने, सॉरी पापुआ न्यू गिनी कह रहा हूँ, गिनी वगैरह के बारे में सारा बता दिया है। यूरोप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। एक बार इस मैप को ध्यान से देख लो, जहां जहां और नहीं हुआ है वहां देख लो एक बार। देखो ध्यान से, एक हवा ऑस्ट्रेलिया में चलती है जिसे कहा जाता है ब्रिक फिल्टर। एक हवा ऑस्ट्रेलिया में चलती है जिसे कहा जाता है ब्रिक फिल्टर। ये एक हवा
फिर से चलती है जिसे कहा जाता है सॉदर्न। तो ब्रिक फिल्टर और सॉदर्न, ब्रिक फिल्टर एक कूल विंड है जबकि सॉदर्न एक वार्म विंड है। ऐसे ही एक हवा ऐसे न्यूजीलैंड में चलती है जिसे कहा जाता है नॉर्वेस्टर। एक हवा न्यूजीलैंड में चलती है जिसे कहा जाता है नॉर्वेस्टर। तो ये ब्रिक फिल्टर और ये सॉदर्न ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। देखो बेटा ये न्यूगिनी है, ये जो जहां मैं ऑस्ट्रेलिया लिखा हूं जिस पर, ये न्यूगिनी है, पापुआ न्यूगिनी। और ये नॉर्वेस्टर कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड। नॉर्वेस्टर कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड। नॉर्वेस्टर एक वार्म विंड है, नॉर्वेस्टर एक वार्म विंड है। तो ये लगभग लगभग पूरी दुनिया का, लगभग लगभग पूरी दुनिया का एक खाका रहा लोकल विंड का। ठीक है, पूरी दुनिया का लोकल विंड का एक खाका रहा जिसे आप जान चुके होंगे। अब अगर जो कहो तो इससे दो चार सवाल कर ले, फिर अगले टॉपिक पे आ जाए। जल्दी से बताइए, कुछ सवाल इससे कर लिया जाए। कर लिया जाए, चलो रेडी हो सब लोग? सब लोग तैयार हैं? ठीक, डन। ध्यान से देखो, पहला सवाल, पहला सवाल देखो। लीबिया क्षेत्र की गर्म स्थानीय पवन है। लीबिया क्षेत्र की गर्म स्थानीय पवन मतलब वार्म लोकल विंड कौन सी है? मुझे ऑप्शन देने ही ना दीजिए, आप बता दीजिए, ऐसे ही नाम बता दीजिए। गिबिली, बहुत अच्छा। अब है गिबिली। तो लीबिया क्षेत्र की गर्म स्थानीय पवन कौन सी है? गिबिली। विक्की ने भी बताया, निधि, सीमा, रितु, है ना, रीता, सब लोगों ने बताया। ठीक है, तो लीबिया क्षेत्र की जो गर्म स्थानीय पवन है उसका नाम गिबिली है। दूसरा देख लो, आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, फ्रांस में फसलों का नुकसान, फ्रांस में रसदार फलों का नुकसान कौन सी पवन के द्वारा हो जाता है? जल्दी से बताओ। मिस्ट्रल। अब है बहुत अच्छा, इसका भी जवाब बहुत अच्छा आया, मिस्ट्रल। ठीक है, तो आप सबने जवाब अच्छा दिया, मिस्ट्रल। हाँ मिस्ट्रल विंड। विकी बहुत अच्छा जवाब दिया बेटा। अब है ना, इल्फाज आपने भी जवाब दिया, सीमा, सबने अच्छा जवाब दिया। दूसरा, दूसरा फिर से, डॉक्टर विंड कौन सी है? नाम पूछ रहा है। चार ऑप्शन दिया था, ये तो उत्तर प्रदेश पीसीएस में आया था 2000 शायद 19 का फरवरी में जो एग्जाम हुआ था। हरमट्टन, डॉक्टर विंड कौन सी है? हरमट्टन। डॉक्टर विंड कौन सी है? हरमट्टन। फिर से इसी में पूछ लिया जाए क्वेश्चन, ब्लड रेन, खून की वर्षा कौन से विंड के कारण होती है? खून की वर्षा कौन से विंड के कारण होती है? बहुत अच्छा, अभय ने बताया सिराको। खून की वर्षा कौन से विंड के कारण होती है? सिराको। कौन से विंड के कारण होती है? सिराको। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका लोकल विंड से सवाल होगा। ठीक है ना, चलो। अब हमारे पास जितना भी समय है उसमें हम एक नया टॉपिक करेंगे। हम करेंगे अपने वायुमंडल की परतें, एटमॉस्फेयर की लेयर हम करेंगे। क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर की लेयर, वायुमंडल की परतें।
वायुमंडलीय परतें। एटमॉस्फेयर की लेयर। देख लो ध्यान से, ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर है बेटा, सामान्य भाषा में अगर जो बोला जाए, इसमें मैं आपको सारी टेक्निकलिटीज भी बताऊंगा, कुछ इसमें करंट अफेयर भी आपको मिलेगा, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले तो एक बात बता दीजिए, अब हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सब लोग रेडी हो? एकदम पूरी तरीके से रेडी? आज आपकी संख्या कम है, लेकिन मुझे पता है कम संख्या में लोग सेलेक्ट भी तो होते हैं, इससे कोई परेशान मत होइएगा। सेलेक्ट होने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम होती है। आप ही के क्लास में बगल में बैठने वाला सेलेक्ट हो जाता है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, बगल वाला नहीं होता, तो इसका ठीक ठाक कारण उसकी मेहनत पर भी जाता है। तो इसके लिए मत परेशान हुआ कीजिए। कोई क्लास कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो ठीक है, वो नहीं कर रहा है तो जिंदगी भर ऐसे ही रहता है, तो क्या करोगे, है ना? तो चलो, तो सब लोग रेडी हो, हम नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे, उसके बाद खटाखट सारी बातें बता देंगे। ठीक है, पहले कुछ तथ्यों को सुनिए। तथ्य का मतलब कुछ फैक्ट सुनिए, कुछ फैक्ट सुनिए। जैसे ध्यान से देखो, पृथ्वी की जितनी परतें हैं, जो भी परतें हैं पृथ्वी की जो भी परतें हैं, पृथ्वी की परतों की संख्या जो मानी गई है बेटा, वो 5 मानी गई है। पृथ्वी की परतों की संख्या मानी गई है 5। 5 में जो सबसे, पृथ्वी के सबसे नीचे वाली परत है, पृथ्वी के सबसे नीचे वाली परत है, उसे कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। जिसे हम सामान्यतः क्षोभ मंडल भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, तो इसे हिंदी में परिवर्तन मंडल कहने का भी प्रचलन है। फिर से देखो, पृथ्वी की जो दूसरी परत होती है, जो क्षोभ मंडल से, इस क्षोभ मंडल से ऊपर की तरफ होती है, इसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। हम कह देते हैं इसे समताप मंडल। इसे क्या कह दिया जाता है? समताप मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल, जिसे हमने कहा परिवर्तन मंडल, और दूसरी परत जो मिली उसे कह दिया गया समताप मंडल। फिर से देखो, पृथ्वी को जो बीच वाली परत होती है तीसरी, वो है मेसोस्फेयर। जिसे हम कह देते हैं मध्य मंडल। क्या कह दिया गया? मध्य मंडल, जिसे मेसोस्फेयर कह दिया गया। पृथ्वी की जो चौथी परत होती है, नंबर 4, इसे कह दिया जाता है आयनोस्फेयर, आयन मंडल। इसे कह दिया जाता है आयन मंडल। पृथ्वी की जो सबसे लास्ट वाली परत होती है, उसे कह दिया जाता है एक्सोस्फेयर, बाहर वाला। बहिर्मंडल, बाहर वाला, बहिर्मंडल। ये 5 परतें हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं अब। ये जो पांचों परतें हैं, ये जो पांचों परतें आपको मिली, कभी कभी इन पांचों परतों को क्रम से लगाने के लिए भी पूछ लेता है। कभी कभी इन पांचों परतों को क्रम से लगाने के लिए भी आपके एग्जाम में पूछा है। मान लिया ऊपर से नीचे लगाने के लिए पूछ ले, नीचे से ऊपर लगाने के लिए पूछ ले। ऐसा माना जाता है कि इन पांचों परतों की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से, मान लेते हैं ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह से इन पांचों परतों की जो ऊंचाई होती है, ये 1000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर की, थोड़ा बहुत वेरिएंट होता है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 40 किलोमीटर की। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 70 से 80 किलोमीटर की, है ना?
70 से 80 किलोमीटर की होती है उसकी ऊंचाई सतह से। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 400 से ऊपर की तरफ होती है, 400 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई होती है इसकी। लास्ट वाले की जो ऊंचाई होती है वो 1000 किलोमीटर की होती है। मतलब इसका जो एरिया है ये कहीं ना कहीं 1000 किलोमीटर तक है। 1000 किलोमीटर के दूसरा मतलब 1000 किलोमीटर के पार वाला नहीं माना जाता, उसे वायुमंडल में उसे हम काउंट नहीं करते। 1000 किलोमीटर के पार की जो स्थिति होती है उसे हम एटमॉस्फेयर में काउंट नहीं करते, मतलब वायुमंडल में उसकी गणना नहीं की जाती। ये तो रहा आपका बेसिक जानकारी। इसमें से 2-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, जैसे कभी कभी क्रम लगाने के लिए पूछ लिया जाता है, क्रम लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। कभी कभी एक बार एग्जाम में, आप ही के एग्जाम में पूछा था, इन परतों में से सबसे बीच वाली परत बताएं। तो बीच वाली परत ये तीसरा है, आप देख रहे होंगे तीसरा, मतलब 5 परतें हैं, बीच वाला मेसोस्फेयर, 2 ऊपर 2 नीचे, यही तो ना बाबू, बीच वाला मेसोस्फेयर, 2 ऊपर 2 नीचे। तो कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए सिंपल तरीके से आपको पहले बता दिया गया, बाद में इसमें थोड़ी कठिनाइयां ऐड की जाएंगी, तो ध्यान से समझो। अब थोड़े हम कठिन प्रोसेस की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा कठिन प्रोसेस की तरफ चलते हैं, इसके अंदर की इंफॉर्मेशन भी हम लेंगे। हाँ, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में है, हम बताएंगे इसके बारे में, थोड़ी थोड़ी बातें हम जानेंगे। ध्यान से देखो, ये पृथ्वी है, हम मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी, पृथ्वी से 100 किलोमीटर, पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर एक लाइन मानी गई है, ये मानी गई लाइन है, यूएनओ ने इसे मान्यता दी है। इस लाइन को कहा जाता है, पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर की लाइन, इसे कहा जाता है कैमरन लाइन। इसे कह दिया जाता है कैरेमन लाइन, माफ करना, कैमरन नहीं, कैरेमन लाइन। इसी चला था, इसे क्या कह दिया जाता है, कैरेमन लाइन, इसे कह दिया जाता है कैरेमन लाइन। एक मिनट बेटा, कैरेमन, कैमरन मैंने लिख दिया, कैरेमन लाइन। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझिए। इस कैरेमल लाइन के नीचे, ये जो कैरेमल लाइन आपको दिख रही है, इस कैरेमल लाइन के नीचे, इस कैरेमल लाइन के नीचे उस देश की टेरिटरी होती है, जो उस देश का, मान लिया इतना भारत है, ये आपका इंडिया है, तो इंडिया का जो आकाश है वो 100 किलोमीटर तक है। इंडिया का जो आकाश है वो 100 किलोमीटर तक है। इस 100 किलोमीटर के बाद ओपन स्काई है, मुक्त आकाश। मतलब भारत देश की जो टेरिटरी होगी वो जमीन से 100 किलोमीटर तक की होगी, कैरेमल लाइन जिसे मान लिया गया है, उसके बाद भारत की टेरिटरी नहीं होगी। कहने का मतलब इस 100 किलोमीटर के भीतर अगर जो कोई आएगा तो भारत उसे मार गिराने के लिए एकदम अधिकारी है। अगर जो 100 किलोमीटर के भीतर किसी की जहाज चल रही है तो उसे माना जाएगा कि वो भारत का क्षेत्र है। लेकिन बेटा अगर जो 100 किलोमीटर के ऊपर कोई चल रहा है तो वो भारत का क्षेत्र नहीं है, फिर वो जासूसी कर रहा है। जैसे कई सैटेलाइटें 300-300 किलोमीटर पे चलती हैं नीचे, है ना, तो 300-300 किलोमीटर पे चलती हैं, तो जासूसी सैटेलाइटें होती हैं, उनका काम दूसरे देशों पर जासूसी करना होता है। अगर जो मिशन मंगल वगैरह ये सब देखा होगा आपने मूवियों में, तो कई हॉलीवुड मूवियां देखे होंगे, तो उसका एक यूज है। तो एक बात तो आपको ये पता चल गई। नंबर दूसरी बात, अब हम आ जाते हैं एटमॉस्फेयर की लेयर पर, वायुमंडल की परतों पर। अगर जो हम आ जाए, ध्यान से देखो, ध्यान से, वायुमंडल की परतों की अगर जो हम बात करें तो ध्यान से समझो। वायुमंडल की परत मैं इसमें नहीं समझाऊंगा, मैं यही समझाऊंगा आपको। वायुमंडल की परतों में जो पहली परत होती है, ऐसे मान लिया ये पृथ्वी है,
अर्थ सरफेस, ये बीच में इक्वेटर है, इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, मतलब पोल रीजन। यहाँ तापमान अधिक, यहाँ तापमान कम होता है, और इस रीजन में यहाँ तापमान होता है अधिक। जब यहाँ तापमान अधिक होता है तो ऐसे हवाएं यहाँ ऊपर की तरफ चलती हैं, आपको पता है, और इन रीजनों में तापमान जब कम होता है तो यहाँ हवाएं ऐसे नीचे की तरफ आती हैं, यहाँ हवाएं नीचे की तरफ बैठती हैं। आपको हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत पहले बताया जा चुका है, एयर प्रेशर बेल्ट एंड विंड में। मतलब इस रीजन में जहां तापमान अधिक है, इक्वेटर के पास, ये रीजन, इक्वेटर वाला रीजन, इस रीजन में लो प्रेशर होगा। इस रीजन में क्या होगा? लो प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि इस रीजन में लो प्रेशर इसलिए है क्योंकि इस रीजन में हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, तो इस रीजन में लो प्रेशर होगा, जबकि यहाँ हाई प्रेशर होगा क्योंकि यहाँ हवा नीचे की तरफ बैठ रही है। ध्यान से समझना। अब इसी प्रकार यहां थोड़ी परत पतली और यहां थोड़ी परत मोटी होने के साथ पृथ्वी तल से, पृथ्वी के सरफेस से 8 से 18 किलोमीटर की हाइट पर होता है ट्रोपोस्फियर। मैं सिर्फ क्षोभ लिख रहा हूं, ट्रोपो लिख रहा हूं, स्फेयर नहीं लिख रहा हूं, आपको समझ जाना, कई बार मैंने बता दिया। तो ट्रोपोस्फेयर 8 किलोमीटर ऊंचाई वहां जहां हवा नीचे की तरफ आ रही है, पोलर रीजन में 18 किलोमीटर ऊंचाई वहां जहां हवा ऊपर की तरफ जा रही है। तो इक्वेटर पर हवाएं ऐसे ऊपर की तरफ जाती हैं, और ऊपर की तरफ जाने पर यहां परतों की मोटाई अधिक हो जाती है। क्योंकि ये हवा ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना के ऊपर की तरफ जा रही है, इसीलिए इसे कन्वेक्शनल एयर वेव कहते हैं, संवहनीय वायु तरंग। कन्वेक्शनल एयर वेव, संवहनीय वायु तरंग इसे कहते हैं। इसीलिए हर दोपहर के बाद इक्वेटर पर, हर दोपहर के बाद इक्वेटर पर बारिश होती है, संवहनीय बारिश होती है, कन्वेक्शनल रेन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ हवा तापमान के कारण ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। ये डोल ड्रम वाला रीजन है, आपको बताया गया था डोल ड्रम। तो डोल ड्रम रीजन में हर दोपहर बाद बारिश होती है, यहाँ हवा ऊपर की तरफ जाती है। आपको बताया गया था कि यहाँ हवा हॉरिजेंटल नहीं चलती, ऊपर की तरफ चलती है। मतलब इस ट्रोपोस्फेयर में आप देखोगे तो यहाँ बारिश हो रही है कहीं कहीं, इस ट्रोपोस्फेयर में देखोगे तो आप यहाँ कहीं क्लाउड देख लोगे, इस ट्रोपोस्फेयर में देखोगे तो कहीं कहीं बर्फ देख लोगे आप, बर्फ की सतह। इस ट्रोपोस्फेयर में देखोगे तो कहीं कहीं आप धूल कण भी देख लोगे, डस्ट। कहने का मतलब ये ट्रोपोस्फेयर को, इसीलिए तो इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, इसीलिए तो इसे परिवर्तन मंडल कहा जाता है, परिवर्तन होता रहता है। देखो इस फिगर में भी यही बताया गया है, इस फिगर में भी यही बताया गया है, देखो ध्यान से, ये ट्रोपोस्फेयर, ये इतना। अब ट्रोपोस्फेयर में यहाँ बादल भी हैं, यहाँ बारिश भी हो रही है, यहाँ हॉट बैलून, ये सारी चीजें इसी ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। देखो ये ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर होगा। क्लियर? आगे बढ़ो, फिर से हम आ जाते हैं। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो दूसरी परत होती है पृथ्वी की, वो होती है लगभग लगभग 40 किलोमीटर पर, और इसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, समतापमंडल। क्या कह दिया जाता है? समतापमंडल। अब इस स्ट्रेटोस्फेयर, इस ट्रोपोस्फेयर के बीच में एक बाउंड्री होती है जिसे कहा जाता है ट्रोपोपॉज, इसे कह दिया जाता है क्षोभ सीमा। इसे क्या कह दिया जाता है? क्षोभ सीमा। इस स्ट्रेटोस्फेयर में बेटा, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रेटोस्फेयर में से लगभग 28 से 30 किलोमीटर पर लगभग इसमें 28 से 30 किलोमीटर पर ऐसे 28 से 30 किलोमीटर पर ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं का संकेंद्रण है। 28 से 30 किलोमीटर पर ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं का संकेंद्रण है, इसी को कहा जाता है ओजोन।
इसी को क्या कहा जाता है? ओजोन। ध्यान से इसके बारे में सुनो, बहुत जरूरी बात है, इसे इसके बारे में ध्यान से सुनो। मतलब आपको ये समझ में आया कि ये जो ओजोन परत है कहीं ना कहीं ये 28 से 30 किलोमीटर की हाइट पर है, और कौन से स्फीयर में है? स्ट्रेटोस्फीयर में है। कई कई किताबें ओजोनोस्फीयर भी लिखती हैं, वो सही नहीं है ना। कुछ विद्वान बनने के लिए लोग लिख देते हैं, उसकी बात नहीं करनी हमें इतनी ज्यादा। तो कई कई किताबें ओजोनोस्फीयर भी लिख देती हैं। हालांकि एक मामले में तो ऐसे कहा जा सकता है, क्योंकि ये भी 2 से 4 किलोमीटर की एक पट्टी रहती है, ये भी एक मंडल रहता है, पूरा जोन रहता है, तो कहा जा सकता है, लेकिन बहुत हद तक इसे सही नहीं कहा सकता। इस ओजोनोस्फेयर या ओजोन मंडल या इस ओजोन परत के बारे में थोड़ी सी बातें हम करेंगे, उसके बाद हम तीसरी परत पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, देखो ओजोन जो है, ऑक्सीजन का 3 परमाणु पृथ्वी से तमाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ने के नाते क्या हुआ, जब तक ये O3 रहा, O3 का मतलब तब तक तो ये परत मोटी रही, तब तक तो इस परत में मोटाई रही, लेकिन जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें मिल गया तो इसके साथ ये किया क्या, अभिक्रिया करके O2 बनाया और क्लोरीन बना दिया। अब मैं ये आपका बैलेंस करने नहीं जाऊंगा, मैं आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, बस आपको समझना है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहां से जब छोड़ा गया, सीधी बात, हानिकारक गैसें जब पृथ्वी से इमिट होने लगी तो उसके साथ हुआ क्या, ये परत तो मोटी रही जब, लेकिन जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ा जाने लगा तो ये क्या कर दिया, इस O3 को O2 में कन्वर्ट कर दिया। O2 में कन्वर्ट करने के बाद ये परत क्या हो गई, परत पतली होने लगी। और जब ये परत पतली होने लगी तो जाहिर सी बात है, परत पतली होने का नुकसान क्या हुआ। देखो, ऐसे आप पढ़े होंगे रेडियो वेव, फिर आप पढ़े होंगे माइक्रो, फिर आप पढ़े होंगे इंफ्रा, इंफ्रारेड, फिर आप पढ़े होंगे विजिबल, फिर आप पढ़े होंगे अल्ट्रावायलेट, फिर आप पढ़े होंगे एक्स, फिर आप पढ़े होंगे गामा। तो आपको पता होगा कि इधर से इधर आने पर ये जो वेव हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ एनर्जी भी बढ़ती है, और इसके साथ साथ क्या होता है, लैम्डा कम होता है, मतलब वेवलेंथ कम होता है, वेवलेंथ कम होता है। कहने का मतलब आप देखोगे तो सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव में, सबसे ज्यादा एनर्जी गामा किरण में, या आप कह सकते हैं गामा किरण में सबसे ज्यादा एनर्जी। तो गामा किरण हमारी हड्डियों को, पूरी शरीर को भेद देती है, हड्डी मांस, हमारे जीन को भी डिफेक्ट कर देती है। एक्स किरण को आपको पता है ये हड्डी को नहीं भेद पाती, ये किसको भेद देती है, ये हमारे मांस को भेद देती है, लेकिन हड्डी को नहीं भेद पाती, आपको भी ये भी पता है। तभी तो हम एक्सरे के सामने खड़े हो जाते हैं, हमारे हड्डियों का इमेज पीछे आ जाता है। इससे कम एनर्जी वाली कौन सी तरंग है, यूवी। ये क्या करती है, ये मांस को नहीं भेद पाती, तो किसको भेद देती है ये, मांस को नहीं भेद पाती, ये चमड़ी को भेद देती है। इतनी एनर्जी इसमें होती है कि चमड़ी O2 और क्लोरीन बनने लगा उस ओजोनोस्फेयर में, O2 और क्लोरीन बनने लगा तो ये परत पतली हो गई, और इस परत के पतली होने से वो किरण अधिक मात्रा में आने लगी जिसे पृथ्वी पर नहीं आना चाहिए था। मतलब कौन सी किरण, यूवी किरण का इफेक्ट, इफेक्ट पृथ्वी पर बढ़ गया। और जब यूवी किरण का इफेक्ट पृथ्वी पर बढ़ गया तो इससे चर्म रोग होने लगे, स्किन कैंसर जैसी घटनाएं होने लगी, स्किन कैंसर जैसी घटनाएं होने लगी। दोबारा से बता दें, फिर से देखो, जल्दी से देखो ध्यान से, पता लगा हमारा मेन टॉपिक ना छूट जाए। मैं आपको कह रहा हूं कि ये रेडियो वेव, इन सारी तरंगों में सबसे कम एनर्जी, कम ई में लिख दे रहा हूं, सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव की, सबसे अधिक एनर्जी गामा किरण की होती है। गामा किरण में इतनी ताकत होती है कि ये हमारे, ध्यान से सुनो, ये हमारे चमड़ी को, मतलब एरियोलर एडिपोज टेंडम लिगामेंट,
बोन्स, सबको भेज देती है। मतलब गामा किरण की इतनी एनर्जी होती है कि ये हमारे चमड़ी को, मांस को, हड्डियों को भी भेज देती है, और हमारे हड्डियों में हमारे जेनेटिक सिस्टम का कोड बंद होता है। तो गामा किरण के प्रभाव में आने वाले लोग, उनका जीन ही इफेक्ट हो जाता है, म्यूटेट हो जाते हैं। मतलब इसमें सबसे अधिक एनर्जी होती है, इसीलिए तो गामा किरण से परमाणु बम बनता है, न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है। इसी के साथ फिर से इससे कम एनर्जी वाली तरंग, एक्स किरण, इसके बाद मैंने क्या बताया, ये इतनी शक्तिशाली होती है कि हमारे मांस को भेद देती है, चमड़ी को, मांस को भेद देती है। लेकिन गामा किरण से कम एनर्जी होने के नाते ये हड्डियों को नहीं भेद पाती। फिर से देखो, इससे कम एनर्जी वाली तरंग यूवी किरण, ये हमारे मांस को नहीं भेद पाती, लेकिन इसमें इतनी एनर्जी होती है कि हमारे चमड़ी को भेद दे। इसीलिए जब ये परत पतली होने लगी, ओजोन परत जब पतली होने लगी, तो इससे यूवी रेस का, अल्ट्रावायलेट किरण का प्रभाव पृथ्वी पर अधिक हो गया, जिससे चर्म रोग होने लगे। अब यहाँ ये आपका पहला पार्ट था बताने का, ये आपका दूसरा पार्ट था बताने का, नंबर तीसरा पार्ट यहाँ। इसे देखते हुए 1987 में कनाडा के एक शहर में एक प्रोटोकॉल लाया गया जिसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत 6 ग्रीन हाउस गैसें बताई गई। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत 6 ऐसी ग्रीन हाउस गैसें बताई गई जिनको बोला गया कि इन 6 ग्रीन हाउस गैसों में 3 नेचुरल हैं, यही मैं यहां लिखा हूं, ये 3 नेचुरल हैं और ये 3 मैन मेड हैं। मतलब ये जो 3 गैसें हैं पहले प्रकार की, ये नेचुरल हैं। इन नेचुरल गैसों को आप इनका छोड़ना थोड़ा कम करेंगे, ये जो मैन मेड हैं इनको पूरी तरीके से बैन करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का एकदम छोड़ना कम नहीं कर सकते, क्योंकि आदमी के मुंह से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। मीथेन, मीथेन का भी छोड़ना आप कम नहीं कर सकते पृथ्वी से, क्योंकि गाय के गोबर से तो सबसे अधिक मीथेन निकलता है, तो पूरी गायों का आप सर्वनाश नहीं कर सकते। धान की खेती से मीथेन निकलता है। गोबर गैस के प्लांट से, कुछ गोबर की खादों से भी मीथेन गैस निकलता है, तो इसका भी छोड़ना कम नहीं कर सकते। इसका भी छोड़ना आप एकदम खत्म नहीं कर सकते, कम हो सकता है भले ही। नाइट्रस ऑक्साइड भी कई तरीके से, अगर जो पौधे वगैरह जंगलों में आग लगती है तो वहां भी नाइट्रस ऑक्साइड हल्का फुल्का निकलता है, उसका भी छोड़ना कम नहीं कर सकते। क्या कम कर सकते हैं? ये HFC, PFC, SF6, ये सारे कम हो सकते हैं, ये सारे कम हो सकते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कहा गया कि इनको एकदम बैन किया जाए, चूंकि ये एयर कंडीशनर से निकलते हैं, परफ्यूम से निकलते हैं, जहाजों से निकलते हैं, है ना, खराब टाइप का आप फ्रिज इस्तेमाल करेंगे उससे निकलते हैं, तो इनका छोड़ना आप कम कर सकते हैं। इनको बैन करने की बात की गई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ठीक है, तो आपको ओजोन परत के बारे में बता दिया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बता दिया गया, इन ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी बता दिया गया। इसमें एक हाइपोथेसिस ये भी है बेटा, इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि अगर जो एकदम ग्रीन हाउस गैस को छोड़ना लोग कम कर दिए, तो ऐसा भी हो सकता है ओजोन परत बहुत मोटी हो जाए और सनलाइट ही पृथ्वी पर ना आए, तो उससे पूरा कोल्ड एज आ जाएगा। ऐसा पृथ्वी में एक बार हुआ था, तो हमें वहां नहीं जाना है, वो फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले पढ़ते हैं। फिर से देखो, तो अब इस स्ट्रेटोस्फेयर के बाद ये स्ट्रेटोपॉज, इसके बाद जो एक परत है आयनोस्फेयर, आयन मंडल, आयन मंडल, इसकी खासियत क्या है? ये इसकी ऊंचाई आपका, सॉरी, मेजोस्फेयर, आयन मंडल में कह रहा हूं, ये है मेजोस्फेयर, ये है मेजोस्फेयर, 80 किलोमीटर के लगभग। मध्यमंडल, मध्यमंडल में उल्का पिंड टूटते हैं, उल्का पिंड का जलना, मेटेरॉइड्स बर्निंग। तो उल्का पिंड के जलने की जो घटना होती है वो मध्यमंडल में ही होती है। इसके बाद, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो लेयर है
वो आपकी मिलेगी इसके बाद वाली लेयर, ये 400 किलोमीटर की हाइट पर मिलेगी, उससे अधिक या उसके बराबर। इसे ही कहा जाता है आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल। इस आयन मंडल में टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। $1900 तक का टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, $1900 टेम्परेचर हो जाता है। दूसरा, यहां से रेडियो वेव रिटर्न होती है। कहां? पृथ्वी पर। मतलब रेडियो वेव यहां से छोड़ी जाती है और यहां से छोड़े जाने के बाद यहां से टकराकर फिर से रिटर्न हो जाती है। इसीलिए रेडियो को चलाने के लिए एंटीना की जरूरत नहीं पड़ती, तो रेडियो वेव रिटर्न होती है। तीसरा, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, आप कह सकते हो 1000 किलोमीटर की हाइट पर, इसे कहा जाता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर, इसमें सैटेलाइट्स होते हैं, उपग्रह। ये मौसम संबंधी उपग्रह इसमें होते हैं। ठीक है, इसी में सैटेलाइट्स होते हैं। इसकी कुछ और बातें हमें बतानी है। देखो, ये फिगर आपको बता दिया गया। यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर, ये आपकी पहली परत, देखो ये आपकी पहली परत, ये आपकी दूसरी परत, देखो मेटेरॉइड्स का बर्निंग इसी में है, ये आपकी तीसरी परत, ये आपकी चौथी परत, ये आपकी पांचवी परत। ठीक है, क्लियर? जहाज आपका इस लेयर में, इसमें दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है, लेकिन बेटा इसे नहीं मानना है। जहाज जो लंबी दूरी की जहाजें होती हैं यहां चलती हैं। जो आपकी दिल्ली से लखनऊ वाली जहाज होती है, ये है, ये ट्रोपोस्फेयर में ही चलती है। लेकिन जो दिल्ली से जर्मनी चली जाती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में चलती है। मतलब ऐसी जगह चलती है जो जहां मौसम संबंधी घटनाएं ना हो। क्लियर? तो आज आज हम यहीं तक कर रहे हैं। अगले दिन इसमें इसमें से कुछ सवाल आपको बताए जाएंगे और कुछ बातें बताई जाएंगी, फिर अगला टॉपिक शुरू करें। ठीक है ना? आज यहीं तक। थैंक यू।